हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे एक एक्सप्रेशन फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो उनके बीच में कितनी फोर्स होगी वो हम इस वीडियो में डिराइव करेंगे। लेट मी कंसिडर टू कंडक्टर्स हेयर। एक को मैं नाम देती हूँ C1 D1 और दूसरे कंडक्टर को मैं नाम देती हूँ C2 D2। लेट अस सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं दोनों कंडक्टर्स में। C1 D1 में द अमाउंट ऑफ करंट इज I1 एंड C2 D2 में द अमाउंट ऑफ करंट इज I2 and they are flowing in the same direction. Now let me recall the right hand thumb rule. When my thumb is pointing in the direction of current, then the fingers curl in the direction of magnetic field. Now मैं इन कंडक्टर्स को नाम दे देती हूँ। लेट सपोज ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर है, ये मेरा सेकेंड कंडक्टर है। ये दोनों कंडक्टर्स अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स लाइक दिस। अगर हम D1 कंडक्टर की वजह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल। इट मीन्स यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी गोइंग इनवर्ड and on the left side of the conductor the magnetic field line will be coming outward. Dot means the magnetic field lines are coming outward and cross means the magnetic field lines are going inwards. इसका मतलब C2 D2 एक ऐसे रीजन में प्लेस्ड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। नाउ C2 D2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न देखें, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न विल बी लाइक दिस। इसका मतलब जो रिंग इस C1 D1 से पास करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की रिंग, तो C1 D1 पे वो बाहर की तरफ आएंगी और इस साइड पे राइट साइड पे वो अंदर की तरफ जाएंगी। इसका मतलब C1 D1 एक ऐसे रीजन में प्लेस्ड है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं, जिसे मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इन दोनों कंडक्टर्स पे प्रीवियस वीडियो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दोनों कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स लगेगी और हमें उनकी डायरेक्शन बतानी है उस फोर्स की और उनका मैग्नीट्यूड बताना है। अगर हम निकालना चाहे फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2, लेट मी रिप्रेजेंट इट बाय F12। अभी हम फर्स्ट कंडक्टर पे फोर्स निकाल रहे हैं तो इसके लिए अभी हम सेकेंड कंडक्टर को भूल जाते हैं। Here F12 vector will be given by I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जहां पर हम लेंथ वेक्टर करंट वेक्टर की ही डायरेक्शन में लेते हैं। लेकिन इस बार में से करंट कितना पास कर रहा है? द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज पासिंग इज I1 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर, तो हम इसको सेकेंड कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज B2 वेक्टर। लेट मी सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स इज A. Then the magnetic field at a point, let us suppose it's a point P over here, तो P के ऊपर magnetic field due to this second conductor will be given by the formula B2 is equal to mu naught I2 upon 2 pi A, where I2 is the current flowing through this conductor. तो इस कंडक्टर में से अगर I2 करंट फ्लो कर रहा है तो वो P पॉइंट पर B2 अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसका मतलब इस पूरे C1 D1 कंडक्टर पे सेम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकती हूं I टाइम्स L वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। सिंस इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से है जो C2 D2 कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज सेकेंड कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। बट इस वायर में से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है? I1 विच इज इंटरफेयरिंग विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। So I can write it as it is equal to B2 I1 L and sine of theta. Theta is the angle between the magnetic field and the length vector, that is the current, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और आप देख सकते हैं दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज इक्वल टू B2 I1 टाइम्स L। तो ये तो हो गई फोर्स ऑन दिस कंडक्टर ड्यू टू द सेकेंड कंडक्टर। अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालें
then force per unit length will be given by B2 I1 times, means L तो नीचे आ गया, so this is the force per unit length experienced by this first conductor. अब हम B2 की वैल्यू रख देते हैं. Now B2 is equal to mu naught I2 upon 2 pi A, जैसे मैंने बताया था, into I1. So I get this expression as mu naught I1 I2 upon 2 pi A. This is the expression for force per unit length experienced by the first conductor due to the presence of second current carrying conductor. अब इस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने बताया था राइट हैंड पाम रूल लास्ट वीडियो में. इस केस में अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करता है और हमारी फिंगर्स जो हैं वो कमिंग आउटवर्ड, दे आर कमिंग आउटवर्ड, मतलब बाहर मैग्नेटिक फील्ड आ रही, लाइंस आ रही हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी पाम पुश करेगी इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब F12 वेक्टर की डायरेक्शन है दिस F12 वेक्टर. नाउ अगर हम बात करें फोर्स और कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1, यहां पर हम सेकेंड कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है बिकॉज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर वो डिराइव कर रहे हैं. तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है दैट इज ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर, और करंट इस कंडक्टर में से कितना पास कर रहा है, I2. तो हम प्रीवियस एनालिसिस से सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू कंडक्टर 1 बाय I2 times L cross B1, where L is the length of the conductor, I2 is the current, and B1 is the magnetic field at C2 due to the first conductor. So I can write it as B1 I2 times L. So force per unit length, that is F21 per unit length, magnitude wise it will be given by B1 I2, and since C2 D2 का डिस्टेंस C1 D1 से A है, तो इसका मतलब the magnetic field B1 will be given by mu naught I1 upon 2 pi A, which is the magnetic field due to the first current carrying conductor carrying a current of I1 and is placed at a distance A from the point where we are calculating the field. So this is equal to mu naught times I1 I2 upon 2 pi A. अब अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहे फोर्स की, वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग राइट हैंड पाम रूल. यहाँ पर हमारा थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, एंड द फिंगर्स आर गोइंग टू पॉइंट इनवर्ड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, एंड माय पाम विल बी पुशिंग इन दिस डायरेक्शन. सो F21 वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन. इससे आपको क्या पता चल रहा है, जब दोनों वायर्स के ऊपर टुवर्ड्स ईच अदर फोर्स लग रही है, इसका मतलब कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव. It will be an attractive force, that is the two wires are going to attract each other. Now जितना फोर्स कंडक्टर 1 पे लग रहा है ड्यू टू कंडक्टर 2, उतना ही फोर्स कंडक्टर 2 पे लग रहा है ड्यू टू कंडक्टर 1. Which law does it satisfy? यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. That is every action has an equal and opposite reaction. यहाँ पर दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड में है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही है, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे. नाउ लेट्स नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स. अगर दोनों कंडक्टर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. अगर दोनों कंडक्टर्स हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, एक में करंट इस डायरेक्शन में है, दूसरे में इस डायरेक्शन में, then in this case they are going to repel each other. ये आप easily find out कर सकते हैं using right hand palm rule, and it is your homework exercise 2. अगर मेरे पास दो कंडक्टर्स अनइक्वल लेंथ के हैं, एक कंडक्टर छोटा है दूसरा कंडक्टर बड़ा है, then the force is given by mu naught. लेट्स सपोज इसमें करंट है I1, इसमें करंट है I2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है A. The length of the shorter conductor is L1 and the length of the longer conductor is L2. Then the force is given by mu naught I1 I2 upon 2 pi A times the length of the shorter conductor. यहाँ पर हम shorter conductor की length consider करेंगे.
इस फॉर्मूले से F इक्वल टू F फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए से हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है दैट डिफाइन 1 एम्पियर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इसको डिफाइन करने के लिए हम दो कंडक्टर्स कंसिडर करते हैं, दोनों में करंट है, लेट अस सपोज I1 और I2। इन दोनों को मैं 1 एम्पियर लेती हूँ और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। नाउ फॉर्मूले में ये वैल्यू भी 1 हो गई, I2 भी 1 है और A भी 1 है। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है इट्स 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई, सो आई गेट 2 इंटू 10 टू द पावर -7। और फोर्स पर यूनिट लेंथ की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। अब मैं 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करूंगी, इसी फॉर्मूले से डिफाइन कर सकती हूँ कि अगर मेरे पास दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और वो इनफाइनाइट लेंथ के हैं, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेग्लिजिबल है और वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वैक्यूम पे, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर such that they are experiencing a force per unit length of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter. Then the current in each conductor is said to be 1 ampere. This is how I will define 1 ampere कि दो अगर parallel straight current carrying conductors हैं infinite length के, जिनका area of cross section negligible है और वो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पे दूर पे रखे हुए हैं, और उनके ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है उसकी वैल्यू है 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब हम कहेंगे कि बोथ द कंडक्टर्स आर कैरिंग द सेम करंट एंड द वैल्यू ऑफ दैट करंट इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन। 1 एम्पियर इज द करंट if it is maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible cross section area placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 to the power -7 Newton per meter of length. This is how we will define 1 ampere. I hope this topic is clear to you. Next video में हम पढ़ेंगे कि अगर एक current carrying coil मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, उसके ऊपर टॉर्क लगती है, वो घूमती है और उसके ऊपर टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। That's all for now. Have a good day.